Hello students, my name is Rakshit Joshi and today we are going to cover chapter 11 of unit 5 इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स के इसके अंदर कवर हो रहे हैं। हम देखेंगे फाउंडेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन किसने रखी थी, सेफ्टी वाव थ्योरी क्या थी, एंड कॉन्स्पिरेसी थियोरी क्या थी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कांग्रेस के, कांग्रेस को क्या किस उद्देश्य के साथ फाउंड किया गया था, और एरा ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स के साथ साथ हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट थे इनके बारे में। कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स थे, एक था मॉडरेट्स का और एक था एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, नरम दल गरम दल हम जिसको बोलते हैं हिंदी में। ओके, और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनके बारे में देखेंगे, कंट्रीब्यूशन क्या था मॉडरेट्स का, एक्सट्रीमिस्ट का, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, इकोनॉमिक क्रिटिक्स क्या चीज़ें थी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में। तो हम एक एक करके इनको कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन। ओके, तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड इंग्लिश सर्वेंट थे, इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था, ओके, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड बाय ए.ओ. ह्यूम एंड प्रिसाइडेड बाय उमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, और इसको टोटल 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किया था। और इसी प्रकार जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेशन था, वैसे कांग्रेस मीट एवरी ईयर इन दिसंबर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एट ईच टाइम। देश में हर साल दिसंबर के टाइम पे वो देश के अलग अलग पार्ट्स में कांग्रेस अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता था। और जो कांग्रेस के अर्ली फेज में, ठीक है, सम ग्रेट प्रेसिडेंट्स इन अर्ली फेज आर दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गुंड रानाडे एंड अदर्स। तो इसमें जो दादा भाई नारोजी थे, ये इन्होंने कांग्रेस को 3 बार प्रेसाइड किया था। ओके, प्रेसाइड किया था मीन्स जो इनकी ये मीटिंग्स होती थी, इसमें ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं इसमें कादम्बिनी गांगुली जी के बारे में हम देखते हैं। तो 1890 में कादम्बिनी गांगुली कौन थी? फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी। इन्होंने 1890 में कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था, वहाँ स्पीच दी थी इन्होंने। तो ये एक प्रीलिम्स फैक्ट है हमारे पास। नाउ हम देखते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बारे में। ओके, तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी और एक दूसरी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो ये दो थियोरी के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या चीजें थी। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ए.ओ. ह्यूम फॉर्म्ड कांग्रेस एज अ सेफ्टी वाल्व टू रिलीज ग्रोइंग डिसकंटेंट इन इंडियंस। यानी कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या थी? ए.ओ. ह्यूम ने ऐसा मानते थे, कुछ लोग ऐसा मानते थे कि जो कांग्रेस की जो फाउंडेशन है उसको ए.ओ. ह्यूम ने एज अ सेफ्टी वाल्व उन्होंने उसको फॉर्म किया है, ताकि जो इंडियंस में जो ग्रोइंग इनका डिसकंटेंट था, जो इनका अविश्वास था ब्रिटिश रूल के ऊपर, जो इनके अंदर एक उनके खिलाफ विद्रोह की जो भावना उत्पन्न हो गई थी इंडियंस में, उसको स्लोली स्लोली रिलीज करने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके, सो ही कन्विंस्ड लॉर्ड डफरिन नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। उन्होंने लॉर्ड डफरिन को, जो कि गवर्नर थे, उनको इंडियन ये कांग्रेस की जो फॉर्मेशन थी उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करने के लिए इन्होंने उसको कन्विंस किया था। तो जैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट जैसे लाला लाजपत राय, तो वो इस सेफ्टी वाल थ्योरी में बिलीव करते थे। बट नाउ जो आज के कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो इस थियोरी को रिफ्यूज करते हैं, बिकॉज इन देयर ओपिनियन इंडियन नेशनल आईएनसी वाज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडियंस। दे वांट टू सेट अप अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच दे कैन एक्सप्रेस पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। तो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे वो इस थियोरी को रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी was a result of पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडियंस में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हुई, उसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का हम कह सकते हैं उसका जन्म हुआ था। ओके, तो जो इंडियंस थे वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच वो एक क्रिएट करना चाहते थे जिसके थ्रू वो अपनी जो उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रख सकें। और इन सर्कमस्टांसेस ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम वर्क एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कैटालिस्ट का काम किया किसने? ए.ओ. ह्यूम ने, टू फॉर्म कांग्रेस। ठीक है, तो ये क्या थी हमारे सेफ्टी वाल्व थ्योरी। हमने क्या देखा सेफ्टी वाल्व थ्योरी में? हमने ये पढ़ा कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये थी कि
कांग्रेस का जो फाउंडेशन था वो एओ ह्यूम ने एज अ सेफ्टी वाल्व किया था, ताकि इंडियंस में जो इंक्रीजिंग डिस्कंटेंट है उसको रिलीज किया जा सके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है हमारी क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये थ्योरी किसकी थी? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की थी। वाज अ रिजल्ट ऑफ सेफ्टी वाल्व नोशन। ठीक है, जो हमने जैसे पढ़ा कि सेफ्टी वाल्व नोशन का ही एक रिजल्ट था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो आर.पी. दत्त एक हिस्टोरियन है, इनका मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बोर्न आउट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू अबॉर्ट अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया। इंडिया में जो मतलब वही है, जो इंडिया में जो डिस्कंटेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस में, उसको रिलीज़ करने के लिए, या फिर उसको जो यहाँ पे एक अपराइजिंग हो रही थी, एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही थी इंडियंस में, उसको अबॉर्ट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था बाय एओ ह्यूम। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है किसका? कॉन्स्पिरेसी थियरी का। नाउ आगे हम देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कांग्रेस के। सो टू फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू फाउंड अ डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। एक डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट मूवमेंट को हम क्या कर सकें? फाउंड कर सकें। टू पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, पॉलिटिकली एजुकेट कर सकें हम लोगों को। To establish headquarter for movements, and fourth one is to promote friendly relations among nationalist political workers from different part of the country। देश के अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग नेशनलिस्ट थे उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन को क्या कर सकें? इस्टेब्लिश कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। एंड फिफ्थ वन इज टू डेवलप प्रोपागेट एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी। जो एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक मन में एक भावना उत्पन्न करना, ये किसका? कांग्रेस का एक ऑब्जेक्टिव था। नाउ सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप एंड कंसोलिडेट फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमॉन्ग पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और रीजन। लोगों के बीच में, फिर वो चाहे किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी रीजन से बिलोंग क्यों ना करते हो, उनके बीच में एक नेशनल यूनिटी की भावना को उत्पन्न करना इनका उद्देश्य था। नाउ हम देखते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। ठीक है, तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? देखो कांग्रेस के अंदर क्या थे? दो दल थे अलग अलग। कांग्रेस दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट वन आर मॉडरेट्स एंड सेकंड वन आर एक्सट्रीमिस्ट। तो देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक एक्सट्रीम अप्रोच रखते थे। ओके, तो इसके बारे में आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सो मॉडरेट्स बिलीव इन लिबरलिज्म, सॉफ्ट कॉर्नर फॉर गवर्नमेंट। जो मॉडरेट्स थे वो लिबरलिज्म में बिलीव करते थे और उनके मन में कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और सिमिलरली जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका जस्ट अपोजिट था, बिलीव इन एक्सट्रीम पॉलिसीज, एंड उनके मन में ब्रिटिश या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए एक हार्ड कॉर्नर था। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मॉडरेट अप्रोच के बारे में। तो क्या थी मॉडरेट अप्रोच? इनकी अप्रोच थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट विद इन बाउंड्रीज ऑफ लॉ। तो इनकी अप्रोच थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट किए जाए, हम जो लॉ है उसके अंदर ही रह के काम करें। बट ये क्या थी? ये एक स्लो प्रोसेस थी, लेकिन इसने धीरे धीरे क्या इस्टेब्लिश किया? ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस इसने इस्टेब्लिश की थी ना। ये जो अप्रोच थी, दे बिलीव दैट ब्रिटिशर्स आर विद इंडियंस, दे जस्ट अनअवेयर अबाउट देयर रियल कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स। इनका मानना था कि ब्रिटिश जो है वो इंडियंस के साथ है, बस प्रॉब्लम ये है कि वो इंडियंस की जो रियल कंडीशन और इनकी जो प्रॉब्लम्स है हमारी, उनको नहीं जानते हैं। और अगर पब्लिक ओपिनियन डिमांड्स be presented to the government through resolution, petition, meetings, etc. And the authorities would concede these demands gradually। इनका मानना था कि जो पब्लिक ओपिनियन है, डिमांड्स हैं पब्लिक की, इसको क्या किया जाए? गवर्नमेंट के सामने रिजोल्यूशन, पेटिशन एंड मीटिंग्स के थ्रू क्या किया जाए? प्रेजेंट किया जाए। और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, वो धीरे धीरे इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगी, इनका मानना था। और इनकी टू वे मेथड थी।
इनकी मेथड क्या थी, टू वे मेथड। क्या मतलब इसका, देखो एक और क्या किसके साथ काम कर रहे थे, जो इंडियंस हैं, ठीक है, उनके साथ काम कर रहे थे, और सेकंड दूसरा वो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे। तो क्या काम कर रहे थे, देखो पहला क्या था, पहला इनका फर्स्ट वे क्या था, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन टू अराउज कॉन्शियसनेस एंड नेशनल स्पिरिट। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना है टू अराउज कॉन्शियसनेस एंड नेशनल स्पिरिट। जो लोगों के बीच में क्या करना है हमको, कॉन्शियसनेस और नेशनल स्पिरिट को अराउज करने के लिए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना है। देन एजुकेट एंड यूनाइट पीपल ऑन अ कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन। लोगों को एजुकेट करना है, यूनाइट करना है ऑन अ कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन। और सेकंड इनका क्या रास्ता था, इनका रास्ता था परस्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडियंस टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश पब्लिक है, उसको इंडियंस के फेवर में परस्यू करना, एंड ताकि इंडिया में क्या हो सके, रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो सके। एंड दे फॉलो प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट अप्रोच। ये इनकी मेथड थी। सो हमने देख लिया मॉडरेट अप्रोच के बारे में। अब हम देखते हैं मॉडरेट अप्रोच का क्या कंट्रीब्यूशन था, जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। सो दे आर द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। इन्होंने ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की जो इकोनॉमिक जो सिस्टम था, उनके अंडर जो इकोनॉमी थी उसका इन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया उसको। दे पुट फॉरवर्ड ड्रेन थ्योरी टू एक्सप्लेन ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करने के लिए एक ड्रेन थ्योरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। ड्रेन थ्योरी मतलब कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको धीरे धीरे ड्रेन आउट कर रहे हैं। और दे अपोज्ड ट्रांसफ़र ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी। जो इंडिया में ऑलरेडी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इकोनॉमी अपनी सेल्फ सफिशिएंट थी, उसको कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफ़र करने का जो उन्होंने प्रयास किया था, तो इसको इन्होंने अपोज किया था। दे मेड पीपल रियलाइज दैट ब्रिटिश राज वॉज मेजर कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो ब्रिटिश राज है, जो कॉलोनियल रूल है, वो इंडिया की जो पॉवर्टी है, उस टाइम पे जो पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, उसका मेजर कॉज है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन की डिमांड की। सॉल्ट टैक्स, नमक पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको अवॉयलेट करने की उन्होंने, उसका अवॉयलेशन की उन्होंने डिमांड रखी थी। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पॉवर्टी थी काफ़ी ज़्यादा इन जो, और ऐसे टाइम पे ब्रिटिश राज क्या कर रहा था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो मिलिट्री पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहा था, तो उस चीज़ को इन्होंने रिड्यूस करने की डिमांड रखी थी। और इरिगेशन हो गया, ठीक है, पॉवर्टी थी तो क्या होगा, अगर पॉवर्टी होगी तो जितनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टारवेशन होगी, भुखमरी होगी। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसी चीज़ के लिए इन्होंने मोर फंड की डिमांड रखी, ताकि और अच्छा फंड आए, और ज़्यादा फंड आए, और जो इरिगेशन सिस्टम हो और ज़्यादा डेवलप हो। सेकंड, इन्होंने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला था। तो इनकी पहली डिमांड थी, जो काउंसिल थी, काउंसिल कौन सी, दो काउंसिल्स थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ना जैसे आज क्या होता है, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो कि लेजिस्लेशन का काम करती है। तो उसी टाइम पे दो काउंसिल्स थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो दो काउंसिल्स थी, इनमें रिफॉर्म्स की बात कही उन्होंने इनका एक्सपेंशन के लिए डिमांड रखी थी, ताकि ये जो काउंसिल्स हैं इनमें इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन हो पाए, और ये जो काउंसिल है इनमें भी रिफॉर्म्स हो, ताकि इनको क्या मिले, पावर मिले, और स्पेशली इन ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल मैटर में इनका और अधिक कंट्रोल हो। एंड इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसको भी इन्होंने फॉर्म करने के लिए प्रेशराइज किया था गवर्नमेंट को। थर्ड, कैंपेन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कैंपेन्स किए थे, लाइक डिमांड फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत कम था उस टाइम पे, तो उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने डिमांड्स रखी। डिमांड्स फॉर इंडियंस टू बी प्लेस्ड इन हायर पोजीशन, इंडियंस को गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट में ज़्यादा
हायर पोजीशन नहीं दी जाती थी, बहुत कम दी जाती थी। तो इंडियंस को मिले, इस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी और दे कॉल्ड फॉर सीएसई एग्ज़ाम टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट ओनली इन लंदन। तो जो सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे उस टाइम पे, वो ओनली लंदन में होते थे। तो उस चीज़ को इंडिया में भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था। और इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका इंडियनाइजेशन हो। क्यों? देखो, पहला अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट गॉट वेरी हाई सैलरी एज कम्पेयर टू इंडियंस। इंडियन सिविल सर्वेंट काम सेम था, बट ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी मिलती थी एज कम्पेयर टू इंडियंस। सेकंड, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपने सैलरी का लार्ज पार्ट, दे सेंड लार्ज पार्ट ऑफ देयर सैलरी बैक टू देयर होम्स विच कॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। जो अपनी सैलरी का उनका लार्ज पार्ट था उसको वापस लंदन में वो सेंड कर देते थे, जिससे कि इंडिया की जो वेल्थ थी वो इंग्लैंड में ट्रांसफ़र हो रही थी, यहाँ से ड्रेन होके इंग्लैंड में जा रही थी। और अगर मॉरल पर्सपेक्टिव से भी अगर हम इसको देखते हैं तो इंडियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक हमने ऊपर देखा कि सिविल सर्वेंट, जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे उनको हायर पोजीशन नहीं दी जाती थी। तो इसी वजह से इंडियंस के साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को टैकल करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज का इंडियनाइजेशन करने की बात रखी थी। ऑल्सो दे डिमांडेड फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव उस टाइम पे जुडिशरी का काम कर रहे थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे वही उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जो भी जुडिशरी में जैसे कोई भी केस है उसका जुडिक्शन दे रहे थे। तो इस चीज़ को तो इसी चीज़ को उन्होंने सॉल्व करने के लिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात कही थी। ऑल्सो दे क्रिटिसाइज एन ऑपरेसिव ब्यूरोक्रेसी। जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में ऑपरेशन कर रहे थे, आई मीन ऑपरेसिव बिहेवियर रख रहे थे, तो इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। दे डिमांडेड फॉर इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। इन सब चीज़ों पे एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज करने की बात कही इन्होंने। ऑल्सो डिमांडेड फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर इन अब्रॉड वेयर दे फेस ऑपरेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो इंडियन लेबर्स थे उनको अब्रॉड में उनके साथ ऑपरेशन हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, तो उनको उनका बेटर ट्रीटमेंट मिले लंदन में या फिर अदर कंट्रीज़ में। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड रखी। नाउ ये हमने देख लिया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी। प्रोविंशियल थोड़ा छोटा कह सकते हैं और इंपीरियल थोड़ा बड़ा कह सकते हैं। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक स्पेसिफिक रीजन में गवर्न करती थी। वहाँ की जो लेजिस्लेशन थी वो एक स्पेसिफिक रीजन की लेजिस्लेशन संभालती थी। वहीं जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक इंटायर रीजन को लेजिस्लेट कर रही थी। प्रोविंशियल की लिमिटेड पावर्स थी, लाइक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वर्क हो गया, और जो इंपीरियल था उसका ग्रेटर पावर थी उनके पास, मेक लॉज, रेगुलेट कंट्री वगैरह वगैरह इस टाइप से। तो हमने ऊपर पे देखा था एक जगह पे इंडियन काउंसिल एक्ट देखा था हमने। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में हम देखते हैं अब आगे। सो इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके मेन प्रोविजंस देखेंगे, देन हम उसकी क्या लिमिटेशन थी, जो इंडियन जो नेशनलिस्ट थे वो इससे क्यों खुश नहीं था, हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेन प्रोविजन आता है। तो पहला प्रोविजन था नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन पीएलसी एंड आईएलसी। पीएलसी एंड आईएलसी क्या था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ करने की बात कही इन्होंने, ये प्रोविजन था। मतलब कि इसमें इसको जो एडिशनल मेंबर्स थे उनको इंक्रीज़ किया गया था इसमें। और तो क्या मतलब है इससे क्या हुआ कि देखो, पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये बड़ा वाला था जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इसमें जो गवर्नर जनरल था वो क्या कर सकता था, पहले 6 से लेकर 10 नॉन ऑफिशियल्स को अपने साथ रख सकता था। बट आफ्टर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये अपने साथ 10 से लेकर 16 नॉन ऑफिशियल्स को अपने साथ रख सकता था। सेकेंड प्रोविजन था मेंबर ऑफ आईएलसी वर टू बी नॉमिनेटेड बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड पीएलसी। तो ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसकी जो भी मेंबर्स हैं इनको बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पीएलसी दोनों के थ्रू नॉमिनेट किया जा सकता था। और थर्ड इसका प्रोविजन था, अब पहले से वहाँ पे बजट डिस्कस नहीं हो पा रहा था तो अब बजट डिस्कस हो जा रहा था, क्वेश्चन वगैरह हम आस्क नहीं कर सकते, तो अब वहाँ पे क्वेश्चन आस्क किए जा सकते थे इन पीएलसी। नाउ इसमें देखते हैं हम लिमिटेशंस के बारे में, क्या दिक्कत थी इस एक्ट में, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो देखो, जो ऑफिशियल्स थे उनकी संख्या अनऑफिशियल्स से हमेशा ज़्यादा थी इसमें।
तो इससे क्या हो रहा था कि अनऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनकी वॉइस हमेशा दब के रह जा रही थी। वो कहीं पे भी वोट दे रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो पहले तो वोट ही नहीं दे पा रहे थे इसमें। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स डिड नॉट हैव टू राइट टू वोट एंड प्रपोज अमेंडमेंट और पार्टिसिपेट इन वोटिंग। जो नॉन ऑफिशियल्स थे उनको कोई भी राइट नहीं था टू प्रपोज अमेंडमेंट हो गया, और वोटिंग में इनका कोई राइट नहीं था। ओके, एंड द ILC मीट ऑन एवरेज ओनली 13 डेज इन है, एक साल में ओनली 13 डेज इनकी मीटिंग हो रही थी। और नंबर ऑफ अनऑफिशियल इंडियन मेंबर्स, देखो अनऑफिशियल मेंबर्स तो हैं, उसमें भी जो इंडियंस हैं तो उनका क्या था, उनका नंबर क्या था, ओनली 24 अनऑफिशियल थे, तो उसमें ओनली 5 मेंबर्स आर इंडियंस। तो इस वजह से भी इनकी वॉइस ऑफ अनऑफिशियल्स इनएफेक्टिव थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इस वजह से जो इंडियन नेशनलिस्ट थे ये इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से। नाउ हम देखते हैं इसमें एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच। पहले हमने देखा मॉडरेट अप्रोच, अब हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच। तो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच में इसका क्या था कि इसमें इनकी मिलिटेंट मेथड थी, वहाँ पे क्या थी, 2 वे मेथड थी, जहाँ की वो एक और तो इंडियंस के साथ बात कर रहे थे और दूसरी ओर वो ब्रिटिशर्स के साथ बात कर रहे थे। तो इनकी क्या मेथड थी, इनकी थी मिलिटेंट मेथड, यानी कि फोर्सफुल एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस वगैरह लेते थे विद इन बाउंड्रीज ऑफ लॉ, बट ये लोग क्या करते थे, फोर्सफुल एक्शन लेते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट। दे बिलीव दैट British never willingly agree to give up the advantage that colonial rule have brought to them। तो इनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया से कभी भी जाने के लिए राजी नहीं होंगे, या फिर जो उनको कॉलोनियल रूल से जो भी फ़ायदे हो रहे हैं उसको छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए हमको फोर्सफुली उनके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। और एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले देखो, जो एक्सट्रीमिज्म है वो टेररिज्म नहीं होता है। एक्सट्रीमिज्म डज नॉट इक्वल्स टू टेररिज्म। क्यों, देखो जो एन एक्सट्रीमिस्ट कुड बी अ नेशनलिस्ट या कम्युनिस्ट या राइटिस्ट एक्टिविस्ट। जो एक एक्सट्रीमिस्ट वर्कर जो है, या फिर हम कह सकते हैं एक एक्सट्रीमिस्ट जो नेशनलिस्ट है, वो एक कम्युनिस्ट हो सकता है, एक राइटिस्ट एक्टिविस्ट हो सकता है। और जो एक्सट्रीमिज्म है डज नॉट एडवोकेट फॉर वायलेंस, ऑन द अदर हैंड टेररिज्म इज प्रीडोमिनेटली वायलेंट। जो एक्सट्रीमिज्म है वो वायलेंस को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड जो टेररिज्म होता है वो मोस्टली वायलेंट होता है वो। Also, nationalists like तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आर कॉल्ड एक्सट्रीम बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज थी, उनका जो व्यू था वो वर एक्सट्रीम एज कम्पेयर टू द नॉर्म्स प्रोपाइंडेड बाय मॉडरेट इन कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे उनके थ्रू जो उनका जो व्यू था उसके कंपैरिजन में इन लोगों का जो व्यू था वो एक्सट्रीम था। इस वजह से इनको क्या बोला जाता था, एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता था इनको। जैसे extremism does not equals to terrorism, similarly the term militant does not equals to terrorist। एक militant कभी भी terrorist नहीं होता है, because militant not necessarily violent but assertive। देखो जो terrorist होता है वो उसका वायलेंट होना तो पक्का है, बट एक मिलिटेंट का जरूरी नहीं है कि वो वायलेंट हो, बट हाँ वो हमेशा एक बोल्ड एक्शन लेने वाला जरूर होगा, वो असर्टिव जरूर होगा। तो ये था एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। नाउ हम इसमें देखते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म के राइज के क्या रीजंस थे। मिलिटेंट नेशनलिज्म स्टार्ट ही क्यों हुआ, वो राइज ही क्यों हुआ था। तो सबसे पहला जो इसमें रीजन था वो था ब्रिटिश रूल की जो रियलिटी थी, जो उनकी सच्चाई थी वो सामने आ गई थी, फोरफ्रंट में आ गई थी। कैसे, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट कंसीडरिंग एनी डिमांड्स पिटिशंस। जो भी मॉडरेट्स ने सोचा था कि हम ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड्स रखेंगे, पिटिशन रखेंगे, रेजोल्यूशन वगैरह करेंगे, तो और धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी जो भी डिमांड्स होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये चीज़ें होती हुई दिख नहीं रही थी। और सेकेंडली इकोनॉमिक ट्रबल ऑफ 1890s, ठीक है, फेमिनाइन हो गया, ब्यूबोनिक प्लेग हो गया, इसने क्या किया, एक्सपोज किया एक्सप्लोटेटिव करेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल का एक्सप्लोटेटिव करेक्टर इन ये जो भी इकोनॉमिक ट्रबल था 1890 का उसको उसने एक्सपोज कर दिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर राइट्स टू इंडियन
इंडियंस, गवर्नमेंट वाज टेकिंग अवे इवन एग्जिस्टिंग वंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को मोर राइट्स देने के बजाय जो एग्जिस्टिंग राइट्स थे उनको भी ले रही थी। जैसे कैसे 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया था, तो ये फेल्ड टू सेटिस्फाई नेशनलिस्ट। सेकंड, नाथू ब्रदर्स वर डिपोर्टेड विदाउट एनी ट्रायल। जो नाथू ब्रदर्स थे उनको देश से विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ट्रायल उनको निकाल दिया गया था, ठीक है। और तिलक एंड अदर्स फेस्ड केसेस रिलेटेड टू सेडिशन एंड इम्प्रिजनड। इनको देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल डाल दिया गया था इन सब लोगों को। और लॉर्ड कर्जन की कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से भी जो ब्रिटिशर्स का जो असली चेहरा था वो इंडियंस के सामने आया। तो देखो क्या पॉलिसीज़ थी, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था 1899 में। तो इसने क्या किया, जो कलकत्ता कॉरपोरेशन थी उसमें इंडियन मेंबर्स की नंबर को उन्होंने डिक्रीज कर दिया। सेकंड, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1904। इसने क्या किया, जो वर्नेकुलर न्यूज़पेपर्स थे उनको इन्होंने रिप्रेस किया, उनकी जो वॉइस थी उनको इन्होंने दबा दिया। एंड थर्ड, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, ये दोनों सेम ईयर में आए थे। तो इससे क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, उनके ऊपर गवर्नमेंट का और ज़्यादा कंट्रोल इन्होंने कर दिया था। और सेकंड रीजन हम देखते हैं, पहला तो था राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म का पहला रीजन था ब्रिटिश रूल की सच्चाई सामने आना। और सेकंड रूल हम देखते हैं इसमें, सेकंड रूल नहीं है, सेकंड का रीज़न देखते हैं। तो सेकंड रीज़न था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। देखो जहाँ पे जापान रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रहा था, ठीक है, बाय सीइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ जापान, इंडियंस रियलाइज दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाज पॉसिबल इवन इन एन एशियन कंट्री विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। इन्होंने इंडियंस ने क्या किया, जापान की प्रोग्रेस देखी, काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा था विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट ब्रिटिश के कोलोनाइज, मतलब वहाँ पे ब्रिटिशर्स का कोई भी कॉलोनी नहीं थी। तो उसके बाद भी, ठीक है, वहाँ पे यूरोपियंस का कोई हाथ नहीं था, उसके बाद भी वो अकेले खुद से काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा था। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प एक एशियन नेशन भी क्या कर सकता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सकता है। सेकंड, वेरियस डिफीट्स ऑफ यूरोपियंस डेमोलिश मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी। पहले लोगों को लगता था कि यूरोपियंस को हराना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता ऐसा, बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ, यूरोपियंस में काफ़ी सारी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारी उनको डिफीट्स मिली। इस वजह से जो एक मिथ था कि यूरोपियंस इनविंसिबल है, तो ये जो मिथ था ये टूट गया। और थर्ड रीज़न था रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। न्यू लीडरशिप फेल्ट दैट इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन विल सबमर्ज इंडियन नेशनल आइडेंटिटी इन ब्रिटिश एम्पायर। जो इंडिया की जो खुद की आइडेंटिटी है वो वेस्टर्नाइजेशन के बढ़ने के चलते ब्रिटिश एम्पायर में ही सबमर्ज हो जाएगी। जो नए लीडर्स हैं उनको ऐसा फील हुआ। और इंटेलेक्चुअल्स लाइक विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती इंस्पायर्ड मैनी यंग नेशनलिस्ट एंड एक्सपोज मिथ ऑफ यूरोपियन सुपेरिटी। इन सब जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे इन्होंने इंडियंस को रियलाइज़ कराया कि यूरोपियन सुपीरियर नहीं है हमसे, हम खुद क्या है, हमारी भी एक पहचान है। तो इन्होंने ये रियलाइज़ करवाया। दयानंद सरस्वती का पॉलिटिकल मैसेज क्या क्या था, इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए बना है। ना फोर्थ रीजन था डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम मॉडरेट्स ने के जो काम थे उनसे एक्सट्रीमिस्ट, जो उनका सेकंड ग्रुप था कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट का, वो उनकी जो भी पॉलिसीज थी उससे डिससेटिस्फाई थे। यंगर एलिमेंट्स विद इन कांग्रेस वर डिससेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स। दे वर स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द मेथड they were strongly critical of the methods of peaceful and constitutional agitation like PPP, prayer petition and protest। हमने पहले पढ़ रखा है यहाँ पे। ये था, ठीक है, PPP क्या करो, पहले प्रेयर करो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, देन पिटिशन डालो, अगर पिटिशन ना माने तो प्रोटेस्ट करो। ये इनकी पॉलिसी थी। तो इस पॉलिसी से एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था, जो एक्सट्रीम ग्रुप था, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना। फिफ्थ इसमें था रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन।
लॉर्ड कर्जन की कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, हमने जस्ट अभी पहले देख रखा है। दे रिफ्यूज टू रिकग्नाइज इंडिया एज अ नेशन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने इंडिया को एज अ नेशन रिकग्नाइज करने से साफ मना कर दिया। कर्जन ने 7 साल का रूल किया था इंडिया में, तो कर्जन 7 ईयर रूल वॉज फुल ऑफ मिशंस, कमीशंस एंड फॉल्ट्स सच एज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, बंगाल पार्टीशन हम आगे देखेंगे। ये 3 हमने अभी जस्ट ऊपर पे देख रखे हैं। सो दीज रिएक्शनरी पॉलिसीज क्रिएट डाउट्स इन इंडियंस एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर इफेक्टिव मोड ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस। तो ये सब जी जो इनकी पॉलिसीज़ थी, इनकी वजह से इंडियंस में स्पेशली कांग्रेस का जो एक ग्रुप था, एक दल था, उसमें डाउट्स वगैरह पैदा हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिशन से काम चलने वाला नहीं है, तो हमको एक अलग कोई मेथड स्टार्ट करनी पड़ेगी, मोर इफेक्टिव मोड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मिलिटेंट नेशनलिज्म इंडिया में राइज हुआ।